नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक अलग उद्देश्य है। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स पर मैं यह देख रहा हूं कि देश में युवाओं के बीच बहुत आक्रोश है और यह आक्रोश सरकार की एक स्कीम को लेकर है। वह स्कीम है अग्निपथ योजना। क्या अग्निपथ योजना भारत के युवाओं का सेना में भविष्य खत्म कर देगी? क्या अग्निपथ योजना लागू करने वाला भारत पहला देश है? क्या अग्निपथ योजना सरकार का युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है? क्या अग्निपथ योजना हमारे भविष्य की सेना को और मजबूत बनाएगी? जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। इस योजना में देश की तीनों सेनाओं में, चाहे वह थल सेना हो, चाहे वह जल सेना हो, चाहे वह वायु सेना हो, इन तीनों सेनाओं में युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेवा का अवसर मिलेगा। इन 4 वर्षों के पश्चात जो 25% लोग होंगे उन्हें डायरेक्ट रेगुलर भर्ती के तौर पर सेना में स्थान दिया जाएगा और बाकी लोग जब सेना में आवेदन करेंगे तो उन्हें वरीयता के तौर पर देखा जाएगा। अब यह जान लेते हैं कि इस योजना के क्या फायदे और क्या नुकसान है। इसके पहले हमें यह जानना होगा कि इस योजना में 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। सबसे पहला पक्ष है सेना का, दूसरा पक्ष है राष्ट्र का, तीसरा पक्ष है युवाओं का। आइए जानते हैं कि सेना इस संबंध में क्या कहती है। सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें कहा गया कि देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो हमारी भौगोलिक सीमाएं हैं, वह इस तरह की सेना की मांग करती हैं जिसमें युवाओं की शक्ति बहुत मजबूत हो। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनमें बहुत बड़ी सीमा एक रेगिस्तान के रूप में है, उसके बाद एक बहुत बड़ी सीमा बहुत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के रूप में है। ऐसे स्थानों पर सेना की उपस्थिति अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है। आपने देखा होगा हमारी सियाचिन की पोस्ट दुनिया की सबसे ऊंची सेना की पोस्ट है। ऐसे में सेना का कहना है कि उसके पास उम्र और तजुर्बे का बराबर तालमेल होगा जिससे वह देश के लिए बेहतरीन सेवा समर्पित कर पाएगी। और साथ ही साथ आप यह देख रहे होंगे कि अब जो युद्ध होते हैं वह परंपरागत तौर पर नहीं होते हैं। यह जो परंपरागत युद्ध होते भी हैं उनमें जो इक्विपमेंट्स, जो हथियार उपयोग में लाए जाते हैं वह न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बने होते हैं। ऐसे में सेना को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत हों बल्कि उन्हें तकनीकी का भी बहुत अच्छा ज्ञान हो। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब सैनिक को स्वयं अपने हथियारों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं कि युवाओं का इस योजना से क्या लाभ और क्या नुकसान है। हम सब जानते हैं कि कुछ समय पहले हमारे CDS जनरल बिपिन रावत सर का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। उनका एक लेक्चर है, उनका एक भाषण है जो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि देश की सेना रोजगार का एक माध्यम नहीं है, देश की सेना जुनून, जज्बा और साहस की एक परीक्षा है। अगर आप ऐसी परीक्षा में आना चाहें तभी देश की सेना में आए। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि देश का बहुत बड़ा युवा वर्ग है जिसका सेना में जाने का एक अलग ही जुनून है। वह रोजगार के तौर पर सेना को नहीं देखता है। ऐसे युवाओं को सेना में जाने का एक अवसर मिलेगा और जो कि एक कम अवधि का होगा जिससे वह अपने जीवन में और चीजें भी कर सकता है। इसके साथ ही आप सब जानते हैं कि सेना में एक बेहतरीन अनुशासन और एक बेहतरीन जीवन प्रणाली सिखाई जाती है। वह अनुशासन और जीवन प्रणाली अगर हमारे देश के युवाओं में आ जाती है तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और इसके साथ ही साथ बड़े स्तर पर रोजगार का भी जन्म होगा। आप और हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो अव्यवस्थाएं फैलती हैं उनमें बहुत बड़ा रोल समाज की अनुशासनहीनता का है। वह अनुशासनहीनता भी ऐसी योजनाओं के माध्यम से दूर हो सकती है। वहीं अगर राष्ट्र के तौर पर देखें, आप और हम जानते हैं कि सेना में अनेकता में एकता का सबसे बेहतरीन पाठ पढ़ाया जाता है। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक साथ एक टीम में काम करते हैं, एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। वह अनेकता में एकता जो हमारे देश की विरासत है उसे भी सिखाने में सेना का बहुत बड़ा हाथ है। वह भी मजबूत होगी ऐसी योजनाओं के माध्यम से। वहीं अगर वैश्विक तौर पर देखें तो हम यह पाते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो ऐसी योजना अपने यहाँ लाया, या भारत कोई पहला देश नहीं है जो ऐसी योजनाओं को अपने यहाँ लाया। हम यह पाते हैं कि पूरे विश्व में जो सबसे मजबूत राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और चाइना, इन सभी राष्ट्रों के पास ऐसी योजनाएं पहले से ही हैं क्योंकि वह अपनी सेना में औसतन युवा लोगों को रखना पसंद करते हैं। वह युवा शक्ति उनकी सेना को दूसरे देशों की तुलना में और मजबूत बनाती है। इसी संदर्भ को देखते हुए भारत ने भी यह कदम उठाया है। यहाँ पर मैं चाणक्य की एक पंक्ति कोट करना चाहूंगा। चाणक्य ने कहा था कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखिए क्योंकि आपके जीवन में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप सारी गलतियों को खुद कर सकें। इसलिए भारत को जरूरी है कि वह दूसरों से सीखे। वहीं अब हम विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों की ऐसी योजनाओं की एक तुलना करेंगे। अगर रसिया में देखें तो रसिया में ऐसी योजना के तहत 1 साल की नौकरी और 1 साल की ट्रेनिंग होती है। वहीं सेवा के बाद
यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने कितने दुर्गम स्थानों में कितनी डिफिकल्ट सेवाएं दी हैं, उस हिसाब से उसको पेंशन दी जाती है। इजराइल में तो पुरुष के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने की अनिवार्य सेवा के तौर पर ऐसी योजना है। और वहीं पेंशन भी तब मिलती है जब अगर आप मिनिमम 7 वर्ष तक सेना में अपनी सेवा देते हैं। वहीं अगर अमेरिका में देखें तो 4 वर्ष की एक्टिव सेवा और 4 वर्ष की इनएक्टिव सेवा के तौर पर ऐसी योजना उपस्थित है। पेंशन के लिए मिनिमम 20 वर्ष की सेवा देनी होती है, अन्यथा जो अलाउंसेस हैं सिर्फ वही मिलते हैं। वहीं अगर हमारे पड़ोसी देश चीन को देखें तो वहां सेना में कार्य करने के लिए वॉलंटरी स्कीम 2 वर्ष की अवधि की है। वहां 2 वर्ष के लिए सेना में जाना अनिवार्य है। वहीं मार्च 2020 में चीन में एक ऐसा कानून पास किया गया जिसमें कहा गया कि ऐसे लोग जो सेना में 2 वर्ष की ऐसी नौकरी कर चुके हैं उन्हें समाज में एक बेहतरीन स्थान दिया जाए और उनका सम्मान किया जाए। और साथ ही सेवा के बाद ऐसे लोग छोटे और मध्यम किस्म के उद्योग अगर शुरू करते हैं तो उन्हें टैक्सेशन में और लोन में छूट दी जाती। और वहां की स्थानीय सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसे लोगों के लिए और उनकी सेवा के बाद के जीवन के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था करे और उनकी नौकरी और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करे। और चाइना ऐसे सोल्जर्स को कितना पे करता है यह जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन यह जरूर जानकारी है कि अन्य सभी सरकारी नौकरियों की तुलना में वहां ऐसे सोल्जर्स को वेतन अधिक दिया जाता है और साथ ही पेंशन की भी व्यवस्था है। वहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि चीन, रसिया और इजराइल में ऐसी सेवा बाध्यकारी है। वहां आपको एक उम्र के बाद सेना में वॉलंटरी के तौर पर ज्वाइन होना जरूरी है और बाध्यकारी समय समाप्त होने के बाद यह ऐच्छिक हो जाता है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी सेवा को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना उसे वहीं समाप्त कर सकते हैं। वहीं भारतीय अधिनियम की अगर विशेषताओं के तौर पर देखें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वह 17.5 वर्ष से 21 वर्ष है, जिससे युवाओं को एक मौका मिले। ऐसे में सेवा के दौरान अगर कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा एवं 40 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की व्यवस्था की गई एवं उसके बची हुई सेवा की जो सारी मासिक वेतन है वह भी उसे दी जाएगी। इसके साथ ही किसी फिजिकल डिसेबिलिटी की स्थिति में यह देखा जाता है कि डिसेबिलिटी किस लेवल की। 100% पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख और 50% पर 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। अब हम यह जानते हैं कि आखिर देश में इस योजना को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है। मैं यह कभी नहीं कहता कि जो भी योजना सरकार बनाती है या जो भी योजना सरकार ने बनाई है वह पूरी तरह से सही है। हर योजना की कुछ कमियां होती हैं, कुछ लूप होल सरकार की तरफ से क्रिएट हो गए हैं जिनके चलते इस तरह के विद्रोह और इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। आइए देखते हैं वह क्या कमियां। इस योजना की सबसे बड़ी कमी है संवाद की कमी। सरकार जब भी कोई योजना ला रही है तो उससे जुड़े हुए पहलुओं पर, उससे जुड़े हुए लोगों पर, उनसे आपस में एक संवाद की स्थापना नहीं कर रही है, जिससे लोगों को उस योजना की वास्तविकता के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है और ऐसे में लोग बहकावे में आकर हिंसक प्रदर्शन करने लगते हैं। साथ ही इस योजना के साथ साथ सरकार को जो रेगुलर भर्ती थी, जो पहले से होती थी, उसका भी एक लिखित आश्वासन लोगों को देना चाहिए था। एवं हम सब जानते हैं कि हमारे देश की सीमाएं कहीं दुर्गम है, कहीं सुगम है। इस तरह इन सेवाओं को देखते हुए कहाँ किस सैनिक ने किस तरह की सेवा दी है उसके अनुसार उसके पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही स्थानीय सरकारों को यह निर्देश देना चाहिए कि वह अपने यहाँ कानून बनाकर ऐसे लोगों के लिए सेवा के बाद की रोजगार और उनके जीवन की उचित व्यवस्था की जाए। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को यह योजना एक मॉडल के तौर पर लॉन्च करनी चाहिए थी। उस मॉडल में कुछ लोगों को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इस योजना को लाकर सरकार अपने आप को इस योजना को प्रूफ कर सकती थी कि यह योजना कितनी सही है और कितनी गलत है, जिससे यह हिंसक प्रदर्शन जो देश में चारों ओर हो रहे हैं, युवा जो कि उग्र हो रहा है, वह होने से बच जाता। और मैं अंत में यह सलाह देना चाहूंगा कि योजना की कमियों को दूर करने के लिए हमें एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि योजना में कुछ कमी है जिसमें सुधार होना चाहिए तो हमें एक शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि हिंसा हमेशा आंदोलन को कमजोर बनाती है और हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह योजना, इसकी वास्तविकता, इसकी धरातली सच्चाई कुछ और है। संपूर्ण विश्व को देखकर हम यह पाते हैं कि इस योजना की हमें जरूरत तो है, लेकिन भारत की परिस्थिति के अनुसार कुछ बदलाव के साथ हमें यह योजना लानी चाहिए। इसलिए जो बदलाव हैं उन्हें हम अहिंसक तौर पर लागू कराएंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।